क्या आपको भी रात को सोते वक़्त नींद नहीं आती? बार-बार रात को ऐसे विचार आते रहते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा, अब ये काम कर लें तो ऐसे पैसे आ जाएँगे, ये काम कर लें तो ऐसे पैसे आ जाएँगे, या हम ये स्टेप उठा लें, अब ये करना है। रात को उठ-उठ के डायरीज़ के अंदर लिखना, या कभी भी दिन में विचार आ जाए साथ के साथ उसको लिखना। बार-बार दिमाग में एक ही सवाल आते रहना कि भई कैसे इम्प्रूव होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल आते हैं तो ये वीडियो और ये चीज़ें जो मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपके लिए हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरह से हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन को, हमारे एक्शंस को, हमारे डिसीजंस को चेंज कर देता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस होना गलत नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है और फाइनेंशियल क्राइसिस होने की बहुत सारी वजह होती हैं। सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं। कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। नंबर 1, फाइनेंशियल क्राइसिस होने का सबसे मेन कारण हम खुद हैं, हमारे डिसीजंस हैं। एक बार थोड़ा-सा ठहरिए, थोड़े से समय के लिए रुकिए, पीछे मुड़ के देखिए और फिर उसके बाद सोचिए कि जो भी आज की परिस्थितियाँ हैं, उनमें आपका कितना योगदान है। जब हम किसी भी जगह पे, किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, तो हम पास्ट में शायद कुछ ऐसे डिसीजंस ले चुके हैं। जैसे एक छोटी-सी मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। सन 2018 के अंदर एक केस स्टडी है, एक व्यक्ति बहुत अच्छे से काम कर रहा था और उसने काम करते-करते सोचा कि चलो अब थोड़ा तरक्की का वक़्त है और अब हमें कुछ डेवलपमेंट किया जाए। डेवलपमेंट करने के लिए उस व्यक्ति ने अपनी फाइनेंशियल जो उसके एडजस्टमेंट्स थी, जो फाइनेंशियल उसकी स्टेबिलिटीज़ थी, उनको ब्रेक डाउन किया, चाहे वो एफडीज़ हों, चाहे कुछ भी हों, उनको ब्रेक डाउन किया और साथ में बैंक से लोन उठा लिया। और इसके बाद उसने अपनी काम को बढ़ाने के लिए कुछ बिल्डिंग्स, कुछ स्ट्रक्चर्स तैयार किए। 2019 में जैसे ही ये स्ट्रक्चर्स तैयार हुए, तैयार होते ही 2019 में कोरोना की महामारी की स्टार्टिंग हो गई और 2020 आते-आते लॉकडाउन लग गया। ढाई 3 साल तक लॉकडाउन लगा रहा और कहीं पे भी कोई भी काम नहीं चल पाया। और इस कारण से वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी फ्रीज़ हो गई। इधर से जो बैंक से लोन लिया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हालाँकि बैंक से रिक्वेस्ट करने के बाद बैंक ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स को रोक दिया, लेकिन बैंक के जो इंटरेस्ट थे वो तो चल रहे थे, क्लब होते रहे, अकोमुलेट होते रहे। परिस्थिति ये आई कि जब कोरोना काल खत्म हुआ और फिर दोबारा से लॉकडाउन जब ओपन हुआ, तो तब तक वो कर्जा बढ़ के बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब यहाँ गलती कहाँ थी? इस केस स्टडी में गलती यहाँ पे थी कि उस व्यक्ति ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को भी ख़त्म कर दिया। जो उसके पास जमा धनराशि थी, उस जमा धनराशि का छोटा-सा टुकड़ा भी अपने आप के लिए बचा के नहीं रखा। और जब कोरोना काल खत्म हुआ तो उसके बाद सिचुएशन ये आ गई कि जब कुछ बैकअप नहीं है तो हम नया काम शुरू नहीं कर सकते। जो काम शुरू किया उसको दोबारा से उठाने के लिए फिर से पैसा चाहिए और उस पैसे को लाने के लिए फिर दोबारा से कमाई करनी पड़ेगी। ये सारी परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि जब ये एक जाल सा, एक ट्रैप बुन गया और उस ट्रैप के अंदर वो व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाया और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक, कुछ ना कुछ, कुछ गलत, कुछ सही निर्णय लेके एक लाइफ की खिचड़ी सी बन गई और वो लगातार जूझने लगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार जूझता रहा। अब पहले से भी वो जूझ रहा था, ढाई साल कोरोना के बाद भी ढाई 3 साल वो जूझता रहा और आखिर अंत में फिर दोबारा उसने एक ऐसा डिसीज़न लिया, जहाँ पे वो उसी ऐसे डायरेक्शन में चलने लग गया, जिस डायरेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट या आउटपुट नहीं थे। फिज़िकल वर्क ज़्यादा था, मेंटल टेंशन ज़्यादा थी और वो अपने काम को एप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहा था। जब हमने इस पूरी केस स्टडी को डिस्कस किया और जब हमने इसको पूरे को एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद इस पूरी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा और बाँट के उसको एक बार सही तरीके से रिज़ॉल्व करने की कोशिश की, तो उसमें उस व्यक्ति की खुद की गलतियाँ बहुत ज़्यादा निकली और फिर हमने उसको धीरे-धीरे रिज़ॉल्व करना शुरू कर दिया और अभी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये सब कुछ डिस्कस करने का मेरा मकसद ये था कि ऐसी ही गलतियाँ ज़रूर कहीं न कहीं आपके जीवन में भी हुई होगी और बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो मेरी सबसे पहली जो एक छोटा-सा पीस ऑफ एडवाइस जो मेरे इस केस की जो है एक्सपीरियंस से जो मुझे मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ को
चाहे वो एफडीज हैं, कुछ भी है, उसको सारा खत्म ना करें। कभी भी आपने कुछ भी कार्य करना है, कुछ नया खोलना है, तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप सिर्फ उसका 20% या 30% खर्च करें और उसको इस हिसाब से खर्च करें जिससे कि भी वो सही तरीके से आपकी आने वाली कमाई में बरकत करे, उसको बढ़ोतरी करे। ना कि आप अपनी सारी की सारी जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस है उसको दांव पे लगा दें। जब भी कभी हम ऐसी बातचीत करते हैं और जब हम ऐसे क्राइसिस से जूझते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई भी सही डायरेक्शन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमें बार-बार कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है, जो डिसीजंस ना ही हम पसंद करते और ना ही हम उन डिसीजंस के पीछे ज़्यादा लंबे समय तक चल पाते हैं। तो रिजल्ट क्या आता है कि एक और नया डिसीजन, पहले वाले डिसीजन को चेंज कर देते हैं, एक नया डिसीजन लेते हैं और इस तरीके से ज़िंदगी इतनी ज़्यादा उलझ जाती है कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम लगातार दौड़ते हैं, तो दौड़ना ज़रूरी नहीं है, रुक के खुद को देखना और एनालाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। हम सुबह उठते हैं, फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं, सोचते नहीं कि भी हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। जो हमने हम कोई प्लान नहीं करते, उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करते, उस पे लंबे समय तक काम नहीं करते और करते भी हैं, तो कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं जो शायद हमारे अपने ही ज़मीर के विरुद्ध होती है या वो हमारी ही जो पसंद है, उसके विरुद्ध होती है और फिर उसमें बहुत लंबे समय तक हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। सो बेहतर ये है कि जब भी कभी किसी तरह के कोई फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आए, तो उसके कुछ सॉल्यूशंस चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे सॉल्यूशन नंबर 1, रुकें, ठहरें, सोचें, लिखें, गलतियाँ निकालें, एनालाइज़ करें और किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लें और उसका बेस्ट रेज़ोल्यूशन निकालें, जिससे आपके ज़मीर को भी तकलीफ़ ना हो, आपकी अपनी मनपसंद का काम आप करें और उसको इतनी तन्मयता से करें, इतनी शिद्दत से करें कि उसमें धीरे-धीरे, स्लोली सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाए। एक गलत निर्णय आपका फिर दोबारा आपको कितने साल पीछे धकेल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा, जब भी कभी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटीज़ आती हैं, अपने आप को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हार ना मानें, डिप्रेशन में ना जाएँ और इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एक्सरसाइज का क्लब जॉइन कर लें, जिम जॉइन कर लें, पार्क चले जाएँ, कहीं पे भी चले जाएँ, बट बाहर लोगों से मिलना-जुलना शुरू करें, बाहर जाना शुरू करें, खेलना-कूदना शुरू करें। 1 घंटा दिन का कम से कम एटलीस्ट अपने आप को देना ज़रूर शुरू करें, जिससे जब बॉडी स्वेट आउट करेगी, तो अंदर से डिप्रेशन के जो जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर आएगी और आप किसी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर पाएँगे। आप बेहतर निर्णय ले पाएँगे, आप अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन क्राइसिस के अंदर आपकी अपनी सेहत खराब ना हो और जब आपकी अपनी सेहत अच्छी रहेगी, तो आप बेहतर से बेहतर निर्णय ले पाएँगे। हमेशा याद रखिए, यू आर द कैप्टन ऑफ योर लाइफ। आप ही अपनी ज़िंदगी को बनाते भी हैं और आप ही अपनी ज़िंदगी के अपने खुद के निर्णय से उसको डुबाते भी हैं। सो बेहतर ये है कि अपने आप पे भरोसा रखें, सही निर्णय लें, सही डिसीजंस लें, जिससे कि आपकी लाइफ और ज़्यादा बेहतर बन सके। अपने फैमिली को टाइम दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इतना गुम हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। आप अगर इरिटेट होंगे, उससे एक नहीं, हज़ारों नुकसान होंगे। आपकी सेहत का नुकसान होगा, आपके परिवार का नुकसान होगा, आपकी फैमिली में इम्बैलेंस क्रिएट होगा और आप ना चाहते हुए भी उन लोगों को दुःख पहुँचा रहे हैं जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, जो आपका साथ देते हैं। सो कोशिश कीजिए इन सब अनस्टेबिलिटीज़ के दौरान, इस डिसऑर्डरली लाइफ प्रोसेस के दौरान आप किसी को भी कहीं पे भी तकलीफ ना दें और इसका एक ही तरीका है, अपने आप को संयमित रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता आपके आसपास है और 100% आपको मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपको कोई रास्ता ना मिले। बस आपको शिद्दत से कोशिश करनी है। एक बार पूरे दिल से कोशिश कीजिए और अपनों को खुश करके चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपके माता-पिता हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे उनकी जो भी उम्र है, उनका सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी दुआएँ हमेशा आपके काम आती हैं। आपसे जो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी दुआएँ हमेशा आपके साथ काम आती हैं। किसी से भी वैर करके ना चलें, हमेशा सबके साथ प्रेम भाव बरत के चलें। जितना आपके अच्छे रिलेशंस होंगे, वो रिलेशंस आपके कब काम आ जाएँ, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जैसी मर्ज़ी सिचुएशन हो, अपने आप को संयमित रखिए, कंट्रोल में रखिए और कोशिश कीजिए अपने आप को और बेहतर बनाने की। अगर आप इसमें और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप हमसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी एडवाइस लेना चाहते हैं,
हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि है 9780894108, प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलके आपकी समस्याओं को दूर करने की एक बेहतरीन कोशिश कर सकें और जो हमसे बन पाएगा आपके लिए बेस्ट कर सकें। हम तो सिर्फ़ आपका साथ दे सकते हैं, हम सब एक-दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक-दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। होना वो है जो आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, जो आप अपने लिए करेंगे और आप अपने लिए बेहतर रास्ता चुनें, यही हमारी कोशिश है। सो खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको खुशियाँ बाँटते रहिए, परेशान मत होइए, हमेशा जीतना ही आपकी ज़िंदगी है और जीतते रहिए। जय हिंद।